हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज से हम साइंस की एक स्पेशल क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हर एक एग्जाम में साइंस ज़रूर पूछा जाता है, इसीलिए ये सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है। आप वीडियो को एंड तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। एक और इन्फॉर्मेशन देनी है दोस्तों आपको, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए और फैक्ट्स बताने के लिए एक न्यू चैनल क्रिएट किया है मैंने, जिसका नाम है मास्टर शॉर्ट्स। तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी हेल्प और सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसलिए प्लीज़ आप बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा मेरे न्यू चैनल को भी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की संख्या तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में बताऊंगी, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और जो भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टीएमवी। ठीक है, टीएमवी वायरस सबसे पहले डिस्कवर किया गया है। अब देखिए, हमारे क्वेश्चन में एक वर्ड है वायरस, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वायरस क्या होता है। देखिए, वायरस यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसा? यूनिसेलुलर, मतलब कि एक कोशिकीय माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? वायरस, जो ओनली लिविंग सेल्स में वृद्धि करता है। जो ओनली कहाँ पर वृद्धि करता है? लिविंग सेल्स में। ठीक है, मतलब अगर कोई डेड सेल्स होगी तो उसमें अपनी वंश वृद्धि नहीं कर पाएगा वायरस। सिर्फ और सिर्फ किस में करेगा? लिविंग सेल्स में ही अपनी वंश वृद्धि करता है। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि कोरोना वायरस, तो वो हम लोगों के अंदर ही ग्रो कर रहा है, ठीक है, और बढ़ते जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के बीच में ही क्या करता है? वंश वृद्धि कर सकता है। लिविंग सेल्स के अंदर ही अपने वंश में वृद्धि कर सकता है। अब ये वायरस होते हैं, ये किससे बने होते हैं? तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायरस किससे बने होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं वायरस। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वायरस से रिलेटेड है कि वायरस की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो वायरस की स्टडी को कहा जाता है वायरोलॉजी। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, वायरोलॉजी कहा जाता है वायरस की स्टडी को। अब देखिए, हमारा राइट आंसर क्या था? टीएमवी। टीएमवी, ठीक है। अब टीएमवी क्या है? तो टीएमवी का पूरा नाम होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में ये भी। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये टीएमवी का पूरा नाम है। देखिए, जब तंबाकू में होने वाले मोज़ेक रोग का अध्ययन किया जा रहा था तभी टीएमवी की खोज हुई है। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज तभी हुई है। आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये भी पूछा जाता है कि टीएमवी सबसे पहले मिला हुआ वायरस है, सबसे पहले डिस्कवर किया हुआ वायरस है, तो इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है इवानोवस्की ने। किसने की है? इवानोवस्की ने इसकी खोज की है। कब की है? 1892 में। ठीक है, कैसे खोज हुई है? तंबाकू में जब मोज़ेक रोग का अध्ययन हो रहा था तभी टीएमवी को खोजा गया है। किसके द्वारा? इवानोवस्की के द्वारा। कब? 1892 में। देखिए, जो टीएमवी वायरस होता है ये लॉन्ग होता है, थिन होता है और सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो टीएमवी वायरस के खोज करता है, मतलब इवानोवस्की, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये रशियन बॉटनिस्ट है। आपको याद रखना है कहाँ से? ये रूस से हैं, ये रशियन बॉटनिस्ट हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई है? तो टीएमवी की हुई है। किसने करी है, कब करी है, आपको ये सभी अब अच्छे से मालूम हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड होता है क्या? परमाणु बम। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि परमाणु बम बनाए क्यों जाते हैं। तो जब कभी हम सामूहिक विनाश के लिए, है ना, एक हथियार के रूप में किसे मानते हैं? परमाणु बम को, कि अगर हमें कहीं विनाश करना है तो हम किसका यूज करेंगे? परमाणु बम का यूज करेंगे। अब इसमें बोला गया है कि कौन सी प्रोसेस से है? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाभिकीय विखंडन प्रोसेस क्या होती है? जब भारी परमाणु, ठीक है, भारी जो एटम होता है, ठीक है, उसका जो नाभिक है, भारी एटम का नाभिक छोटे और हल्के
मान लीजिए भारी नाभिक है और ये छोटे और हल्के नाभिक में टूट जाता है या विभाजित हो जाता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब ये विभाजित होता है तो इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और इसी के बेसिस पे क्या तैयार होता है, परमाणु बम या एटॉमिक बम तैयार होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि परमाणु बम की खोज या आविष्कार किसने किया, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट। ठीक है, आपको याद रखना है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने किसकी खोज की है, परमाणु बम की खोज की है, जिसके लिए इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बम भी कहा जाता है। फादर ऑफ द एटॉमिक बम के नाम से भी रॉबर्ट ओपेनहाइमर जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि कब सबसे पहला परमाणु बम का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। तो देखिए 16 जुलाई 1945, 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में, कहाँ पे, न्यू मैक्सिको में, ठीक है, अलामोगोर्डो, एक जगह अलामोगोर्डो के पास एक सुदूर रेगिस्तानी स्थान पर पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ है 16 जुलाई 1945 को, ये आपको डेट याद रखनी है, और कहाँ पे, न्यू मैक्सिको में अलामोगोर्डो के पास एक सुदूर रेगिस्तानी स्थान पर पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके अलावा जो परमाणु बम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आप सभी को पता होगा कि जापान में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो कई बार पूछा जाता है कि कब गिराया था, तो पहला एक डेट आपको याद रखनी है 6 अगस्त 1945 और दूसरी डेट आपको याद रखनी है 9 अगस्त 1945। ये दोनों ही डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा में बॉम्ब गिराया गया था, जबकि 9 अगस्त 1945 को कहाँ पर, नागासाकी में, जापान के नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया था। कौन सा बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब। ठीक है, अब ये जो 6 अगस्त को गिराया था, इस बॉम्ब का नाम क्या था, तो इस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, जबकि 9 अगस्त को जो नागासाकी में बम गिराया था उस बम का नाम क्या था, फैट मैन। ठीक है, आपको इतना इस बारे में याद जरूर रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आपसे ये जरूर पूछ लिया जाएगा। चलिए, तो अब आपको पता चल गया कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट, पृथक्करण का नियम किसने दिया था, हु गेव द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, सेपरेशन, तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, मेंडल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने अगर साइंस में अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी है तो आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, कई बार पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा ये नियम दिया गया। देखिए अगर हम ऐसे थोड़ा डीप में जाके बात करें तो ये जो नियम है ये मेंडल के द्वारा नहीं दिए गए हैं। आप सभी को पता है कि मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया है। किसमें किया है, मटर के जो प्लांट्स हैं उन पर अपने प्रयोग किए हैं। इन्होंने अलग अलग लक्षण वाले 7 मटर के प्लांट में अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो लॉज है, जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्हें सफलता तो मिली थी, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं मिल पाई थी। ठीक है, उसके 35 वर्ष के बाद 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए ज़रूर से। ठीक है, 35 वर्ष बाद सन 1900 में 3 साइंटिस्ट कौन से थे, ह्यूगो डी ब्रीज, म्यूटेशन अगर आपने पढ़ा है तो आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कॉरेंस, और एक और हैं वॉन शेरमक। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवर किया है किसे, मेंडल का जो अध्ययन था, जो एक्सपेरिमेंट था, उसकी रीडिस्कवरी करी है, और उसके बाद इन्होंने ये 3 लॉज दिए हैं, किसके नाम से, मेंडल के ही नाम से। तो मेंडल के द्वारा दिया गया जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा गया है कि जो गैमेट्स है, गैमेट के निर्माण के दौरान, ठीक है, प्रत्येक जो जीन्स होता है वो एक दूसरे से अलग हो जाता है, ताकि प्रत्येक गैमेट प्रत्येक जीन के लिए केवल एक एलिल ले जाए। ठीक है, अगर आपने इसके एग्जाम्पल में टी और टी, टॉल, जो दोनों
टॉल वाले होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव कैरेक्टर होता है। इसको अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं जेनेटिक्स पे पूरा एक कंप्लीट वीडियो करा दूंगी ताकि आपको ये तीनों लॉज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाता है? मेंडल के द्वारा, ठीक है, क्योंकि वो तीनों साइंटिस्ट ने ये जितने भी लॉज बताए हैं वो किसके नाम से बताए हैं? मेंडल के नाम से बताए हैं, क्योंकि सारे जो प्रयोग थे वो किसके थे? मेंडल के थे। लेकिन उस टाइम पे उन्हें इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल पाई थी, लेकिन इन तीनों साइंटिस्ट की वजह से ये तीनों ही नियम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए जेनेटिक्स में। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कॉल्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइपरटेंशन, ठीक है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या है इसका? हाइपरटेंशन। देखिए बीपी जो है, बीपी या ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं, वो एक पुरानी मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो धमनियां है या आर्टरी है उसमें रक्त का प्रेशर, ठीक है, जो हमारी आर्टरी होती है या जो हमारी धमनी है उसमें क्या होता है? ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ जाने के कारण क्या होता है? ब्लड आर्टरी में ब्लड का फ्लो जो है उसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए जो हमारा हार्ट है उसे कैसे वर्क करना पड़ता है? उसे और तेजी से काम करना पड़ता है या उसे और अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अभी तक आर्टरी में जो नॉर्मल ब्लड बह रहा था अब उसमें ज़्यादा प्रेशर आ गया है। तो प्रेशर ज़्यादा होने से आर्टरी में रक्त फ्लो बनाए रखने के लिए हार्ट को सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यही जो स्टेज होती है यही क्या होती है? हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। अब देखिए जो बीपी होता है उसमें दो माप होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि बीपी में दो माप होते हैं, एक तो होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। एक सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। अब इसमें क्या होता है, हमने जनरली देखा है, जनरली जो बीपी होता है तो हमने हमेशा सुना है 80, 120, ठीक है। 120, 80 से हम जिसे जानते हैं कि जो ऊपर का होता है वो 120 होना चाहिए, जो नीचे का होता है वो 80 होना चाहिए। लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको हाइपरटेंशन है तो आपका जो ब्लड बीपी का जो लेवल होता है वो 140/90, ठीक है। जो अबव रहता है वो 140 के भी ऊपर या तो इतना रहेगा या इससे ऊपर रहेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इसे हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक चीज़ और पूछी जाती है यहाँ से कि बीपी को मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि वो जो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर है उसे मापने के लिए हम किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं हम ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। अब ये जो स्फिग्नोमैनोमीटर है ये भी दो प्रकार के आने लगे, एक मैनुअल होता है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं और एक ऑटोमेटिक होता है जो आजकल घर घर में पाया जाने लगा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नाम ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रंध्र या स्टोमेटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, स्टोमेटा। देखिए जो पत्ती की सतह होती है, ठीक है, ये अगर हम लीव्स ले लेते हैं तो लीव्स की जो निचली सतह होती है, सरफेस होती है, उस पर कई छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आए हैं। आपको पता है साइंस हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और आपका फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, लीव्स की जो निचली सरफेस है उस पर छोटे छोटे छिद्र हैं जिसे हम किस नाम से जानते हैं? स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। अब ये स्टोमेटा करते क्या हैं? देखिए जब भी प्रोसेस होगी फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है या फिर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, ये दोनों ही प्रोसेस में क्या करते हैं? जो गैसीय आदान प्रदान होता है, ठीक है, गैसों का जो आदान प्रदान, गैसों का आना और जाना, ये जो होता है ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाता है? स्टोमेटा के द्वारा या रंध्र के द्वारा ये पॉसिबल हो पाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोमेटा क्या काम करते हैं तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होते हैं रंध्र या स्टोमेटा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है इस दौरान जो वाटर वेपर होता है वो किसके द्वारा बाहर निकलती है, ठीक है, जो वाटर वेपर होती है ट्रांसपिरेशन में वो किसके द्वारा बाहर होती है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमेटा, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, रंध्र या स्टोमेटा। नेक्स्ट,
मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वॉलेंटरी मूवमेंट इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय, तो सही आंसर है ए, सेरेब्रम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सेरेब्रम के द्वारा क्या होता है, जितनी भी वॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं वो सब क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? सेरेब्रम। जो सेरेब्रम है वो क्या है? ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये ब्रेन का सोचने वाला हिस्सा है। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें कि ब्रेन का सोचने वाला हिस्सा कौन सा है, तो वो सेरेब्रम है, और यही वो हिस्सा है जो सबसे बड़ा है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो इसका सही आंसर भी होगा सेरेब्रम। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन का सोचने वाला हिस्सा कौन सा है, तो वो भी है सेरेब्रम। इसके अलावा जो सेरेब्रम है आपकी वॉलेंटरी मसल्स को नियंत्रित करता है। वॉलेंटरी मसल्स जो आपकी ऐच्छिक मसल्स हैं उन्हें भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए जो सेरेब्रम है उसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, जो सेरेब्रम है उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो लेफ्ट हाफ होता है और दूसरा राइट हाफ होता है। तो जो आपका लेफ्ट हाफ होता है उससे आप मैथ्स, जितने भी लॉजिकल चीज़ें हैं, तर्क वाली चीज़ें हैं, भाषण है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? आपका लेफ्ट हाफ। सेरेब्रम का जो लेफ्ट हाफ है वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जबकि जो राइट साइड वाला है वो आपके म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक, कलर, शेप, इन सारी चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो राइट हाफ की वजह से। ठीक है, सेरेब्रम के जो दो पार्ट है उसमें जो लेफ्ट पार्ट है वो किसके लिए? मैथ्स, लॉजिक, जो तर्क होते हैं, भाषण होते हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए। जो राइट हाफ है वो जैसे कोई म्यूजिक, कलर, शेप, इन सब चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये किसके द्वारा? राइट हाफ किसके? सेरेब्रम के द्वारा। और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो सेरेब्रम का राइट हाफ है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट हाफ है वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेरेब्रम के बारे में, जो हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हमारी ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सेरेब्रम। नेक्स्ट, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हृदय घात से। ठीक है, हृदय घात से बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर, ठीक है, इसे बी ब्लॉकर के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है बी ब्लॉकर के नाम से कि बी ब्लॉकर क्या है, तो बीटा ब्लॉकर है। देखिए ये मेडिसिन का एक ग्रुप है जो मेनली अबनॉर्मल हार्ट बीट को, ठीक है, जो क्या करता है, मेनली अबनॉर्मल जो हार्ट बीट है। देखिए पेन बहुत सही नहीं चल रहा है इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं समझ आ रही होगी आपको, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि समझ आ जाए। अबनॉर्मल हार्ट बीट को ये क्या करता है, मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ ये हार्ट अटैक को कंट्रोल करने के लिए भी होता है। मेनली किस लिए होता है, देखिए जब फर्स्ट हार्ट अटैक आ जाता है उसके बाद सेकेंड हार्ट अटैक से बचाने के लिए हम बीटा ब्लॉकर मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि बीटा ब्लॉकर एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, ये कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? माइकोप्लाज्मा। देखिए जो माइकोप्लाज्मा है ये यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स बहुरूपी जीव होते हैं। कैसे होते हैं? बहुरूपी जीव होते हैं। यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक्स है, और बहुरूपी जीव है क्या? माइकोप्लाज्मा। जो कैसे हैं? बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया से भी छोटे आकार के जीव होते हैं। ठीक है, इन्हें जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसकी खोज किसने की है? देखिए ये भी पूछा जाता है कि खोज किसके द्वारा की गई है, तो नोकार्ड एवं रॉक्स के द्वारा। नोकार्ड एवं रॉक्स के द्वारा इसकी खोज की गई है। कब की गई है? 1898 में की गई है, और जब इन्होंने इसकी खोज की थी तो इसे पीपीएलओ नाम दिया था। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है पीपीएलओ के नाम से कौन जाना जाता है, तो माइकोप्लाज्मा ही पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। पीपीएलओ का मतलब है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ का पूरा नाम है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? विच विटामिन कॉन्ट्रीब्यूट टू ब्लड क्लॉटिंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सही आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा डी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के किसके लिए यूज होता है? रक्त का थक्का जमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं आपको शॉर्ट में ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस बताऊं तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है उसमें ब्लड सेल्स पाई जाती है। ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारे रक्त का थक्का जमने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो किसी का है तो वो है थ्रोम्बोसाइट का। अब वो कैसे देखते हैं हम? देखिए सबसे पहले क्या है? थ्रोम्बोसाइट यानी कि हमारी प्लेटलेट्स जब ये एयर के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आती है ये किस में चेंज हो जाती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन में। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगी? थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो गई। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये किससे रिएक्शन करेगा? जो हमारी बॉडी में कैल्शियम है उससे ये रिएक्ट करेगा और ये अब क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे बॉडी में जो मेन रोल प्ले करती है किसके लिए? ब्लड को क्लॉट करने के लिए। तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए विटामिन के की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन बन जाए इसके लिए ज़रूरी क्या है? विटामिन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए ये थ्रोम्बिन जैसे कैल्शियम के साथ मिलता है ये प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके क्या कर देगा? थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को किस में चेंज कर देगा? थ्रोम्बिन में। विटामिन के किस लिए जरूरी है? प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए। अब प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किस में कर दिया गया है? थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कर दिया गया है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये जो थ्रोम्बिन है ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये जाके किससे रिएक्ट करेगा? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन से रिएक्ट करता है और किसका निर्माण कर लेता है? फाइब्रिन का। ठीक है, फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन कैसा होता है? जाली के समान होता है, एकदम जैसे जाली होती है, नेट होता है जाली, उसके समान होता है ये फाइब्रिन। तो देखिए जब कभी भी हमको चोट लग जाती है और ब्लड बहने लगता है तो ऐसा तो नहीं होता कि कंटिन्यू ब्लड बह रहा है, थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद ब्लड क्या हो जाता है? जम जाता है उसी जगह पे। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? वो फाइब्रिन की वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि फाइब्रिन आपने देखा होगा जहाँ भी चोट लगती है वहाँ पे एक जाली जैसी संरचना बन जाती है, जाली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये क्या है? फाइब्रिन है। और इसी फाइब्रिन में जो ब्लड की बाकी सेल्स है जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, वो सब इसमें फंसने लगती है और बाहर नहीं आ पाती, इसलिए ब्लड वहीं के वहीं क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग की, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लड की बहुत ज़्यादा हानि नहीं होती है। अब देखिए यही ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है तो यहीं पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो सेल कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ब्लड सेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड क्लॉटिंग में, तो हमने अभी देखा कौन सी है? वो प्लेटलेट्स है। क्या RBC कर रही है? नहीं कर रही है। क्या WBC रोल प्ले कर रही है? नहीं कर रही है। लेकिन प्लेटलेट्स पूरा रोल प्ले कर रही है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। तो अगर आपसे ब्लड सेल पूछी जाए तो सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। अगर आपसे पूछा जाए रक्त का थक्का जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सी है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजिन। कौन सी प्रोटीन? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, साथ ही साथ प्रोथ्रोम्बिन। ये 2 प्रोटीन है जो क्या करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। अब आपसे पूछा जाए कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जो रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, और अगर आपसे विटामिन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन रोल प्ले करता है तो कौन सा हो जाएगा? के। हमारा क्वेश्चन ही ये है कि विटामिन के जो है वो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो देखिए कितने तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग, इसे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जाइलम उत्तक पर। ठीक है, जो लिग्निन है वो कहाँ पर जमा होता है, तो सही आंसर क्या हो गया इसका? जाइलम उत्तक पर। देखिए जो लिग्निन है वो कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पॉलीमर का एक ग्रुप है। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पॉलीमर का एक ग्रुप है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो लिग्निन है इसका मेन काम क्या है? लिग्निन प्लांट के स्टेम में पानी और जलीय पोषण तत्वों के संचालन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लिग्निन जो है ये सेल वॉल के निर्माण में विशेष रूप से जैसे लकड़ी और छाल में कठोरता प्रदान करता है और इसी के कारण ये आसानी से सड़ते नहीं हैं। इसलिए लिग्निन के बारे में बहुत पूछा जाता है कि किस में प्रेजेंट होता है, तो जाइलम उत्तक में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट के स्टेम में पानी और जलीय पोषक तत्वों के संचालन में
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहीं पे दोस्तों हमारे 10 के 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।